जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं एसएससी जीडी के, तो इन चुनिंदा 100 सवालों को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये 100 सवाल साथियों ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपकी जीके की बुनियाद को मजबूत कर देंगे और ये सवाल साथियों आपकी परीक्षा में पूछे जाना तय है। तो इन 100 सवालों को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कि विरोधों का मिश्रण किसको कहा गया है। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। किसने ऐसा कहा? तो इतिहासकारों ने ऐसा कहा था। उसके बाद देखिए, अल-बरूनी के द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद, एक सवाल यहां से बनेगा कि किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखित है। पूछा जा रहा है इसमें किन किन विषयों पर समीक्षा की गई? तो भारतीय दर्शन पर समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास पर की गई है, भूगोल पर की गई है, गणित पर की गई है, खगोल विज्ञान पर की गई है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो साथियों, किन्होंने चित्रित किया था? अमीर खुसरो ने चित्रित किया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अमीर खुसरो फारसी के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण के बारे में बताया था। अगला सवाल देखिए, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो साथियों, दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरित की थी वो किसने की थी? साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, करके भारत में अंग्रेजों के द्वारा यात्रियों के लिए जो रेलवे की शुरुआत की गई वो कब की गई? रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, क्या शुरू की गई थी? मैं कहूंगा स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। यह आपको मालूम होना चाहिए, सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है? तो मैं कहूंगा टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है साथियों? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो साथियों, ये कौन थे? ये हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करना चाहते हैं तो इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। टेक्स्ट बुक का ग्रांड फिनाले सेल शुरू हो चुका है, जो 28 दिसंबर से लेकर साथियों 31 दिसंबर तक रहेगा। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ साथियों 307 रुपए में मिल जाएगी, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TS10 तो आपको 12% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसमें आपको साथियों 1 साल के लिए सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों मिल जाएंगे, जैसे कि एसएससी जीडी की अगर बात करें, या उसके अलावा साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात करें, जो रेलवे के जितने एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के साथियों आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो साथियों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेड कलर में जो लिखा होगा ना, उसको साथियों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये समझ लीजिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आधा सिलेक्शन आपका वैसे ही हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सिर्फ स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल होने लगेगा, मिलने लगेगा। सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियोस आपके सामने आने लगेंगी। और ये समझ लीजिए साथियों, क्योंकि मेरा टारगेट है साथियों, मेरा टारगेट ये है कि जो आपके 80 सवाल आएंगे, इन 80 सवालों में से 70 से प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है कि हिंदी में आप पूरा स्कोर करें, रीजनिंग में आपको पूरा स्कोर करें और मैथ में आप पूरा स्कोर करें, ठीक है ना। बाकी साथियों, जीएस की जब हम बात करते हैं तो जीएस को आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि कुछ नहीं, 12 से 13 सवाल आप बिल्कुल सही कर लोगे। तो ये लगभग 70 के आसपास, ये 72-73 स्कोर पहुंच जाता है। 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए 160 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 160 में से साथियों 140 नंबर आपके प्लस आना चाहिए। और ये मेरा टारगेट है। मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी साथियों मैंने मेहनत में मुझसे निकलना चाहिए या लगना चाहिए साथियों मेरे जरिए से, मैं करूंगा। क्योंकि पिछली बार साथियों बहुत मेहनत करी थी तो वहां पर हजारों का सिलेक्शन हुआ था, लाखों बच्चों ने वहां पर से साथियों पढ़ा था हमसे टारगेट सिलेक्शन से, और इस बार मैं उसकी 10 गुनी मेहनत करने की सोच रहा हूं और मैं करूंगा भी। तो आप बिल्कुल लग जाइए साथियों तैयारी में, क्योंकि
मेरा मानना है कि 39,000 वैकेंसी बहुत होती है, इसमें एक सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। ये लड़ाई किस वर्ष हुई थी, यानी कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है साथियों? लॉर्ड मिंटो हैं। कौन है? लॉर्ड मिंटो हैं। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की यहां पर बात की गई है साथियों, कौन थे ये आपको यहां पर साथियों बताना है। तो अगर आपका जवाब लॉर्ड माउंटबेटन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो साथियों, किसने किया था? लॉर्ड वेलेजनी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजनी ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहलाए। आंसर आपका एक ही जाएगा, और यह सवाल बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था? तो साथियों, अगर बात करते हैं जो आपके मुगल बादशाह बाबर की बात करें, तो ये नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के ये अनुयायी थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके सवाल एग्जाम में आ जाए। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सूफी कृति एक तरीके से कश्फ अल महजूब है, तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक साथियों कौन है आप लोग ध्यान रखेंगे, अबुल हसन अल हुजाबिरी इनका नाम है, और इन्होंने ही कश्फ अल महजूब पुस्तक को लिखा था, कृति को लिखा था। अगला देखिए, सूफी संत का जो मकबरा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको दरगाह कहा जाता है, जो सूफी संत का मकबरा होता है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक साथियों अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी? तो साथियों, यह सेवा किसने दी थी? इनका नाम है बैजू बावरा, और बैजू बावरा साहब साथियों एक संगीतज्ञ थे, और इन्होंने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में थे? तो मुनि सुंदर सूरी थे, नाथा थे, टिल्ला भट्ट थे, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। अब नहीं थे तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहे हैं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये बहने वाली नदियां, यानी कि ये किस ओर बहने वाली नदियां? क्या ये उत्तर की तरफ बहती है? नहीं, ये पश्चिम की तरफ बहती है। क्या नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ना साथियों, ये पश्चिम की तरफ बहती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सवाल आपका आंसर जो जाएगा इस सवाल का, वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला देखिए, कह रहे आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में जो कोलेरू झील है, कौन सी झील है साथियों? आंध्र प्रदेश में है ये कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, तो उन दो नदियों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, उन दो नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ठीक है ना, इन नदियों के डेल्टा पर स्थित है कौन सी झील? तो कोलेरू झील। और कोलेरू झील कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि भारत में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अपना भारत की अगर बात करें तो पहले नंबर पर है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी देश की है तो अपने भारत की है। अगले नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा, यानी कि एक तरीके से बीपीएल कहते हैं, ठीक है, बेलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, इसके नीचे कितने लोग प्रतिशत? इनका प्रतिशत क्या है? तो इनका 22% है, यानी कि गरीबी, भारत में गरीबी रेखा के नीचे अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो 22% लोग हैं। अगला सवाल है, करके वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात उच्चतम है? तो किस राज्य का लिंग अनुपात उच्चतम है साथियों? केरल का लिंग अनुपात उच्चतम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए
क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगर कितने हैं साथियों, 7 से ज्यादा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है बताइए। तो हमारे ब्रह्मांड की अगर बात करें, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है क्या हमारा ब्रह्मांड, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वो बृहस्पति ग्रह है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो शनि ग्रह। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कहने कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो साथियों, सुंदरता की देवी के रूप में जो यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा करते हैं तो साथियों शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इनका नाम साथियों रोवाल्ड एमुंडसन है, और रोवाल्ड एमुंडसन ही साथियों दक्षिणी ध्रुव कह लो या साउथ पोल कह लो, इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा था। तो पहला ऐसा कौन सा देश था जो मंगल ग्रह की परिक्रमा में गया था, तो वह अपना देश भारत था। पहला ऐसा अपना देश भारत था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। तो आपको यह बताना है पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा विस्तृत शैलें जो है ना वो अवसादी शैलें हैं। क्या अवसादी शैलें हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है। तो इनमें क्या अगर बात करें, जो आग्नेय शैल है ना साथियों, आग्नेय शैल ये प्राथमिक शैल है। क्या ये प्राथमिक शैल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, करके किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म की अगर बात करें तो जो अवसादी चट्टाने होती है ना, अवसादी चट्टाने, इसमें साथियों क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है, कह रहे कि कौन सी फसली से तात्पर्य, किस फसली की किस फसल की बात चल रही है। कहने कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने को एक तरीके से क्या कहा जाता है, तो जटिल फसली कहा जाता है। इसको जटिल फसली कहा जाता है जब एक ही भूमि पर एक साथ दो या उससे अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसको जटिल फसली कहा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व का धान जीन बैंक किस देश में है, मुझे बताइए। तो ये अगर बात करें साथियों, ये कहां पर है, ये फिलीपींस में। क्या विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है, तो ये फिलीपींस में स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 25 से 28 की अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों अगर हम जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडी की बात करते हैं, तो इसमें यह समझ लीजिए हर एक सब्जेक्ट को लिया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। जहां जहां से आपके जितने जितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सभी टॉपिक को साथियों कवर अप किया है 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये क्लास साथियों मैं डेली लेने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लासेस आपको साथियों निःशुल्क मिलेंगी आपके एग्जाम तक। और अगर आप साथियों लग के अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और तैयारी भी साथियों आपकी बड़ी तगड़ी हो जाएगी 3 सब्जेक्टों की। ठीक है, जीएस तो मैं इतनी करा दूंगा 12 से 13 प्रश्न आपके सिक्योर हो जाए। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेदों में से किसमें, मतलब इनमें से किस अनुच्छेदों में से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण उल्लिखित है। तो यह बात साथियों किस अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 25 में कही गई है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो सकता है। तो यह अनुच्छेद 50 में बात लिखित है। अगला सवाल देखिए, करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये विशेष प्रावधान अनुच्छेद 347 में किए गए। कहां पर किए गए हैं, अनुच्छेद 347 में किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
कहने के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि किसी विदेशी राज्य, किसी विदेश की नागरिकता अगर आप स्वेच्छा से ग्रहण करोगे तो भारतीय नागरिकता खुद ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अनुच्छेद 9 कहता है। कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है? यह अनुच्छेद साथियों 9 कहता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम तो संसद के पास ही है। क्या ये काम, ये अधिकार साथियों संसद के पास ही है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि किसी तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद किसी देश में जन्मा है या भारत में जन्मा है, तो साथियों मैं कहूंगा भारत की बात करेंगे, अगर भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा है तो उसको भारतीय नागरिक ही समझा जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद के द्वारा साथियों पारित किया गया था? तो यहां पर अगर बात करें एल.एम. सिंघवी समिति की अगर बात करते हैं, तो इस समिति के सुझाव पर ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है साथियों, कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना, जितनी बार वो बन सकता है वो बन सकता है। ठीक है, मतलब बन सकता है तो बन जाएगा, ऐसा कोई सीमा नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार बन सकता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक की अगर यहां पर बात की गई तो मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो यही तो साथियों स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। अगला देखिए कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, नहीं, यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो इस समिति की अगर बात करें साथियों, इस समिति का नाम आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे। क्या आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा साथियों एल.एम. सिंघवी समिति। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया भारत में? तो साथियों ये कब पारित किया गया आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साथियों 2013 में पारित किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कोच्चि में स्थित है। कहां पर साथियों? ये कोच्चि में स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इस्कंदर मिर्जा इनका नाम था और इस्कंदर मिर्जा जी पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन साथियों कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कब किया गया? 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि जो होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसका मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है बताइए? तो सबसे अधिक किसे लाभ होता है? मैं कहूंगा ऋणी को सबसे अधिक लाभ होता है। यानी कि मुद्रास्फीति जब होती है तो सबसे ज्यादा फायदा ऋणी को ही होता है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? यानी कि जब अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हो जाएगी तो क्या ऋण आसान हो जाएगा? नहीं, मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो साथियों ये श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय साथियों केपलर को दिया जाता है। यानी कि जोहान्स केपलर की अगर बात करें, इन्होंने ही एक तरीके से ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने? केपलर ने। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है साथियों? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला
क्या सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो ये तो साथियों गैलीलियो ने कहा था। क्या ये गैलीलियो ने कहा था? आप लोग ध्यान रखेंगे, गैलीलियो, गैलीली इनका पूरा नाम था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चंद्रमा और सूर्य के कारण नियम स्पष्ट करता है ज्वार भाटा के बारे में। इसका क्रम साथियों सही नहीं लग रहा है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस प्रक्रिया को चालन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या इसको चालन प्रक्रिया कहा जाता है? उसके बाद देखिए वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कि वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साथियों संवहन कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको यहां पर बताना है। मैं कह सकता हूं कि इसको सघनन कहा जाएगा। क्या? यानी कि वो प्रक्रिया सघनन कहलाई जाती है जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती हैं, तो सघनन कहलाई जाती है। अगला सवाल है करके ध्वनि जो है ना ये किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ये साथियों निर्वात की अगर बात करें, ठीक है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो वो साथियों निर्वात में नहीं कर सकती है यात्रा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज नहीं, 10 से 100 किलो नहीं साथियों, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए कह रहे कि कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन, इसका आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार तो साथियों वाटरमैन ने किया था, यानी कि LE वाटरमैन ने ही फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार LE वाटरमैन ने ही किया था। अगला सवाल देखिए साथियों, पूरे 100 सवाल देखेंगे और 65 सवाल तक यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहने के किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है? और सभी के सभी साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है, क्या इनकी सबसे ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाने की। तो परीक्षा से पहले पहले अगर आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं जो सवाल आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो साथियों बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो टोनोमीटर की जब हम बात करते हैं, टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो साथियों मैं कहूंगा हेलोन जो होता है ना, हेलोन, ये साथियों अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो बुलेट प्रूफ अगर वस्त्र बनाना है तो साथियों केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों कब की गई? तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? 1897 में ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? तो 1897 में। ऊपर वाला सवाल था किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन के द्वारा की गई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है? ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, धमनियों वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। कहने के धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं, ठीक है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ही तो साथियों केशिकाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको केशिकाएं कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि मनुष्य के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो मैं कहूंगा जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ना, ये साथियों मानव शरीर के ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो मैं कहूंगा जो विटामिन के होता है ना साथियों, विटामिन के, ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी के नाम का
अर्थ है? क्या किस बीमारी के नाम का अर्थ है? तो कुछ यहाँ पर मेरे हिसाब से साथियों कुछ टाइप नहीं हो पाया है, खैर इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि हानिकारक एनीमिया, जो एनीमिया रोग होता है ना, ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये तो विटामिन B12 की कमी से होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एनीमिया रोग होता है साथियों, ये शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उस वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? किसको विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? टाइफाइड बुखार को, या क्षय रोग को, या कैंसर को, या एड्स को? तो मैं कहूंगा टाइफाइड बुखार को विडाल परीक्षण से साथियों पता लगाया जा सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि साथियों हेमोफोबिया का डर है, यानी कि हेमोफोबिया जो रोग होता है ना, उसमें क्या अंधेरे से डर लगता है, या ऊंचाई से डर लगने लगता है, या पानी से डर लगने लगता है, या रक्त से डरने लगता है? तो मैं कहूंगा साथियों जिस व्यक्ति को हेमोफीबिया नामक रोग हो जाता है उसको खून से डर लगने लगता है, रक्त से डर लगने लगता है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को लेजी आई कहा जाता है? यानी कि लेजी आई की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो मायोपिया को, प्रेसबायोपिया को, या हाइपरमेट्रोपिया को, या एम्ब्लायोपिया को? तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर एम्ब्लायोपिया को, इस रोग को साथियों लेजी आई कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या 21 मार्च को साथियों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? आंसर आपका भी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में ही 1972 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहां पर है? तो ये साथियों कहां पर है? ये नागपुर में है। क्या जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ये कहां पर है? तो ये नागपुर में है। और बताइए कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? ये गुड़गांव में स्थित है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? मुझे बताइए। तो लावड़ी की अगर बात करें साथियों ये महाराष्ट्र में किया जाता है। क्या लावड़ी लोक संगीत कहां का है? तो ये महाराष्ट्र का है। अगला देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं, यानी कि जो मारफती है ना साथियों, ये कहां का एक लोकगीत है? तो मैं कहूंगा ये बांग्लादेश का है। कहां का है साथियों? बांग्लादेश का है। भारतीय युद्ध कला थांगता ये किस राज्य का है? यानी कि ये थांगता जो युद्ध कला है ना, ये कहां पर साथियों किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कह सकता हूं ये मणिपुर में किया जाता है। क्या जो भारतीय युद्ध कला थांगता है ये मणिपुर का है। अगला देखिए चंदन का राज्य वृक्ष कौन सा है? मुझे बताइए। तो चंदन की अगर बात करते हैं साथियों ये तो कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? तो मणिपुर राज्य का साथियों फूल इसमें से कौन सा है? तो शिरुई लिली है। शिरुई लिली इस फूल का नाम है और ये फूल मणिपुर राज्य का फूल है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो सारस साथियों कहाँ का राज्य पक्षी है? ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान की अगर राज्य पक्षी की बात करते हैं तो सोन चिड़िया है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये मैसूर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो इंडोनेशिया नहीं, भूटान नहीं, भारत नहीं, नेपाल की अगर बात करते हैं नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ है साथियों? वज्रपात स्थल। तो मैं कहूंगा जो दार्जिलिंग है ना, ये पर्वतीय स्थल, इसका नाम, इसका अर्थ क्या है? वज्रपात स्थल इसका अर्थ है दार्जिलिंग का। उसके बाद देखिए गुजरी महल कहां पर स्थित है? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि गुजरी महल कहां पर स्थित है, ये आपको यहां पर बताना है। तो ग्वालियर में है। ये कहां पर है गुजरी महल साथियों? ग्वालियर में है। अगला सवाल देखिए कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है साथियों? भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी ये कहां पर स्थित है?
गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं साथियों, ये केरल में स्थित है। कहां पर ये स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों मैं आपको बता दूं, हमारी जो टारगेट सिलेक्शन है, टारगेट सिलेक्शन के नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसको साथियों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको एसएससी जीडी से रिलेटिव साथियों कंटेंट मिल जाएगा, फ्री कंटेंट भी मैं वहां पर डालने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से जाकर साथियों उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में साथियों ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को भी आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को। चलिए, यानी कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है साथियों पीवी सिंधु। क्या नाम है? इनका नाम है साथियों पीवी सिंधु। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है साथियों? क्रिकेट के खेल में किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा साथियों मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है साथियों? एस विजय लक्ष्मी है। कौन है? एस विजय लक्ष्मी ही भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगला सवाल है करके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये हनुमान की, काली की, अयप्पा की या पशुपति की? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला देखिए, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या शीशा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिश्रित करते थे, या कांस्य बनाने के लिए, या लोहा बनाने के लिए, या सोना बनाने के लिए? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के लोग जब कांस्य बनाते थे ना, तो उसके लिए एक तो तांबे का और साथियों टिन को ये मिश्रित किया करते थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ये साथियों पूरी जीके के 100 सवाल यहां पर आप लोगों ने देखे। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और एसएससी जीडी की तैयारी आपकी करवाई जा रही है। इसी प्रकार की कुछ पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं और एक एक वीडियो में चारों विषयों का रिवीजन आपको कराया है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर साथियों क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा उन सभी वीडियोस को एक एक करके साथियों देख लेना, आपकी तैयारी में बहुत जान आ जाएगी, आपकी तैयारी साथियों जानदार हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।